Welcome to ABC Campus. Our subject is CAP 3 Business Law, Chapter number 8 Agency, 11th video on personal liability of an agent from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. तो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट जनरली तो लाइबल होता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन एज एन एक्सेप्शन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर एजेंट पर्सनली लाइबल होगा और हम उन सर्कमस्टांसेस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनरल रूल है कि एजेंट इज नॉट लाइबल बिकॉज ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस जो इसकी एक्सेप्शन है, ऐसे 10 सर्कमस्टांसेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है फॉरेन प्रिंसिपल। व्हेन एन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रिंसिपल रेजिडेंट अब्रॉड, he is presumed to be personally liable. Akmal entered into a contract with Tariq on behalf of Peter, who resides in New Zealand. Akmal will be personally liable to Tariq in case of non-performance of contract by Peter. तो ये जहन में रखना है कि अगर प्रिंसिपल ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दे तो एजेंट की लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन एजेंट पर्सनली लाइबल हो सकता है अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता। तो अगर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है देयर इज नो इशू, बट एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल। सेकंड है अननेम्ड प्रिंसिपल। अननेम्ड प्रिंसिपल का मतलब है जहां पे एजेंट प्रिंसिपल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से इनकार कर देता है, यानी एजेंट थर्ड पार्टी को ये तो बताता है कि उसका कोई प्रिंसिपल है, लेकिन उस प्रिंसिपल की आइडेंटिटी और नेम बताने से इनकार कर देता है, तो फिर वो पर्सनल लायबल होगा। अकमल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद तारिक ऑन बिहाफ ऑफ एन अननेम्ड प्रिंसिपल। तारिक asked Akmal the name and identity of the principal to sue the principal for not delivering the goods according to agreed specification. Akmal did not provide the details. तारिक ने सू अकमल। तो सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी ने एजेंट से आइडेंटिटी ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पूछा, एजेंट ने बताने से इनकार कर दिया, तो थर्ड पार्टी एजेंट पर केस कर सकती है और एजेंट उसमें पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि उसे अपने प्रिंसिपल की आइडेंटिटी बता देनी चाहिए थी, थर्ड पार्टी को नहीं बताई तो वो पर्सनली लायबल है। थर्ड सिचुएशन है जहां पे प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड। तो एजेंट इज आल्सो प्रिज्यूम टू इनकर पर्सनल लायबिलिटी वेयर ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल हु दाउ डिस्क्लोज्ड है बट कैन नॉट बी सूड। जैसे माइनर वाला केस देख लें तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो माइनर पे तो केस नहीं कर सकेगी थर्ड पार्टी, तो फिर किस पर करेगी? जो प्रिटेंडेड एजेंट है। इसी तरीके से अनसाउंड माइंड के पर्सन को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पर केस नहीं किया जा सकता, तो फिर किस पर किया जा सकता है? फिर एजेंट पे किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक कंपनी वाली एग्जांपल भी देखेंगे, वेयर प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रोजेक्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी जो भी बनी नहीं है, दे आर हेल्ड लाइबल पर्सनली एज द कंपनी बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ऐसा प्रिंसिपल तो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उस पर तो केस नहीं हो सकता, तो फिर थर्ड पार्टी किस पर केस करेगी? एजेंट पे। तो एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पर एक एजेंट थर्ड पार्टी से इस तरह से डील करता है कि वो अपने प्रिंसिपल का बताता ही नहीं, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है जैसे वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन हिज ओन नेम, देन ही इज पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज। Akmal entered into a contract with Tariq on behalf of someone but did not tell this to Tariq and pretended that he is negotiating on his own behalf. थर्ड पार्टी को उसने यही शो किया कि वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तारिक ने सू अकमल इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। तो एक्चुअली देयर वाज अ प्रिंसिपल, लेकिन एजेंट ने इसका थर्ड पार्टी को नहीं बताया, तो प्रिटेंड ये किया कि वो अपने बिहाफ पे निगोशिएट कर रहा है, तो ही विल बी पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अब कुछ जगह के रस्मो रिवाज, कस्टम्स,
ऐसे होते हैं कि उस मार्केट के किसी एरिया के किसी ट्रेड के कि उन सिचुएशन में एक एजेंट पर्सनली लायबल होता है, क्योंकि जो मेन निगोशिएशन होती है उसी पर दोनों पार्टीज रिलाई कर रही होती हैं. एन एजेंट इज पर्सनली लायबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एनी यूजेज और कस्टम ऑफ अ मार्केट और ट्रेड. तो स्टॉक मार्केट में जो जॉबर होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर को पर्सनली भी लायबल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह के कस्टम्स रिवाज हो सकते हैं जहां पे एक स्टॉक ब्रोकर पर्सनली लायबिलिटी ले रहा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ही वुड बी पर्सनल लायबल. एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो फिर क्या होगा. इसमें दो रूल्स बनते हैं बेसिकली. अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और ट्रांजैक्शन सेपरेबल है तो वो एक्सेस पार्ट के लिए लायबल होगा, और अगर ट्रांजैक्शन सेपरेबल नहीं है तो वो पूरी ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होगा. तो यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनको डिफरेंट एंगल से देखेंगे. When an agent while acting in the course of business of agency exceeds his authority, he is personally liable for the excess part if it is separable transaction. और अगर separable नहीं है तो फिर इंटायर ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल 97 देखते हैं. परवेज बीइंग ऑनर ऑफ अ शिप एंड कार्गो authorizes Ajmal to procure insurance for rupees 40,000 on the ship. Ajmal procures the policy of for rupees 40,000 on the ship and another for the like sum on the cargo. अब शिप वाली तो प्रिंसिपल ने कहा था, कार्गो वाली में वो अथॉरिटी से एक्सीड कर गया. So Pervez the principal is bound to pay the premium for the policy on the ship, but not the premium for the policy on the cargo for which Ajmal would be liable. यानी कार्गो के लिए एजेंट लायबल हो. अब यहाँ पे शिप और कार्गो दोनों की इंश्योरेंस अलग अलग थी, ये एक सेपरेबल ट्रांजैक्शन थी. और एजेंट सिर्फ एक्सेस पार्ट के लिए, यानी जहां पे उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, सिर्फ उतने हिस्से के लिए पर्सनल लायबल हो. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. पारस ऑथराइजेज आबिद टू बाय 500 sheep for him. Abid buys 500 sheep and 200 lambs for one sum of rupees 10 million. तो पैसे कंबाइन है, ट्रांजेक्शन नॉन सेपरेबल. क्योंकि ये नहीं पता कि शीप के कितने पैसे हैं, लैम्स के कितने पैसे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन नॉन सेपरेबल है. पारस में रेपुडिएट द होल ट्रांजेक्शन एंड आबिद वुड बी पर्सनली लायबल फॉर एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी. तो पर्सनल लायबिलिटी होगी फॉर द होल ट्रांजेक्शन. इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट. तो सब एजेंट पर हमने पहले भी एक वीडियो कवर की थी टाइप्स ऑफ एजेंट में. एन एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी for the acts of an improperly appointed sub-agent. Paras appointed Asif as his agent, specifically stating that he must negotiate personally with customers on his behalf. तो बड़ा क्लियर है कि सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते. इग्नोरिंग दिस आसिफ अपॉइंटेड सलीम एज सब एजेंट. तो प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ सब एजेंट. हु काज्ड लॉस टू कस्टमर तारिक. थर्ड पार्टी को लॉस हो गया. आसिफ इज लायबल फॉर द लॉस caused by the act of Salim as sub agent. तो एजेंट लायबल है, यहां पर प्रिंसिपल लायबल नहीं है क्योंकि सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया गया था. एजेंट इनकरिंग पर्सनल लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल गारंटी. Where an agent while acting in the course of business of agency incurs personal liability, he is personally liable on the contract. So Azam while buying goods on behalf of Paras guaranteed the payment to Tariq. In case of default by Paras, Azam is liable as surety under the contract of guarantee. तो प्रिंसिपल एजेंट और थर्ड पार्टी हैं, उनके दरमियान एक टिपिकल ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन एजेंट जो है वो गारंटी दे देता है कि जी परफॉर्मेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट. तो अब अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता तो एजेंट एज श्योरिटी
लायबल, नॉट एज एन एजेंट बट एज श्योरिटी, क्योंकि उसने गारंटी दी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाले रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। जब क्रिमिनल एक्ट के लिए अप्लाई किया गया जाए एजेंट को, तो एजेंट इंडेमनीफाई नहीं कर सकता कॉन्सिक्वेंसेस के, उसको खुद उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और वो पर्सनली लायबल हो। परवेज इंप्लाइज अरसलान टू बीट ताहिर, तो अरसलान जो है वो पर्सनली लायबल, and agrees to indemnify him for the consequences of the act. Arslan beats Tahir and has to pay damage to Tahir for such act. Parvez is not liable to indemnify Arslan. वैसे भी ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको इन्फोर्स ही नहीं करवा सकेगा अरसलान अगेंस्ट परवेज। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके एजेंट कहता है थर्ड पार्टी को कि जी मैं पर्सनली लायबल हूँ इस ट्रांजेक्शन में, तो फिर वो पर्सनली लायबल होगा। इफ एन एजेंट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी एंटर्स इनटू अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी that he will be personally liable on the contract, then the agent would be personally liable. Azam, while buying goods on behalf of Paras, agreed with Tariq that he would be personally liable. So due to this special contract, he would be personally liable. तो स्पेशली उसने थर्ड पार्टी के साथ एग्री किया, तो अब वो पर्सनली लायबल है अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता। तो ये 10 पॉइंट्स थे, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहां पर एक एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है। एक पास्ट एग्जाम है हमारे पास स्प्रिंग 2015 में 8 मार्क्स का, जिसके अंदर यही पूछा गया है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच एन एजेंट इज presumed to be personally liable on the contracts to third party। तो फॉरेन प्रिंसिपल, जहां पे प्रिंसिपल को सू ना किया जा सकता हो, एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, फिर उसमें सेपरेबल और नॉन सेपरेबल को भी देख लेना है। इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड अगर सब एजेंट हो, तो वहाँ पर भी जो है एजेंट पर्सनल लायबल हो जाएगा। इसी तरह अगर एजेंट पर्सनल लायबिलिटी इनकर कर रहा हो, जैसे गारंटी वाली सिचुएशन होती है, प्रिटेंडेड एजेंट यानी उसने प्रिटेंड किया एजेंट के तौर पे लेकिन एक्चुअली प्रिंसिपल ने रेटिफाई नहीं किया। क्रिमिनल एक्ट के लिए अप्लाई किया जाए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर ले थर्ड पार्टी के साथ कि वो पर्सनली लायबल होगा तो होगा। अननेम प्रिंसिपल हो कि वो डिक्लाइन कर दे, और कस्टम्स के मुताबिक जैसे स्टॉक ब्रोकरेज वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं समटाइम, तो उनमें भी एजेंट पर्सनली लायबल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।